नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर कोई और समय होता, कोई और सरकार होती, कोई और स्वास्थ्य मंत्री होता, तो शायद आज अपनी अकाउंटेबिलिटी को मानते हुए अपने पद से इस्तीफा दे चुका होता, लोक लाज का लिहाज करते हुए पद छोड़ चुका होता। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन अभी तक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मौजूद हैं। लाखों मौतें होने के बाद भी, तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के बाद भी, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाइयों की कमी, हर तरह की कमियों के बावजूद उनके चेहरे पर शिकन नहीं है, कहीं जवाबदेही का नाम नहीं है। और ये सब तो है ही, इसके बाद उनके बहुत ही दोयम दर्जे के बयान एक के बाद एक आ रहे हैं, जो कि हमने सार्वजनिक जीवन के संवाद में बहुत कम सुने हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी शालीनता के लिए जाने जाते थे, अपने सभ्य आचरण के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब उनके मुंह से ऐसे शब्द झड़ रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि क्या इस आदमी को अहंकार हो गया है बहुत, या हो क्या गया है, ये अपनी शालीनता को इसने कहाँ छोड़ दिया है। अब देखिए कि आज ही उन्होंने राहुल गांधी के एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि ये लाशों पर राजनीति की कांग्रेस की स्टाइल है। पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है कि उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। राहुल गांधी को दिल्ली से अधिक न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। यानी उन्होंने राहुल गांधी को और उनकी पूरी पार्टी को गिद्ध साबित करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने किया क्या था? राहुल गांधी ने मात्र इतना किया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आंकड़े छापे हैं हिंदुस्तान में मौतों के, कि कितनी मौतें हो चुकी हैं, जो बताया जा रहा है उनमें कितनी सच्चाई है। केवल इतना कहा था और उस पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री भड़क उठे। देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं थोड़ी सी बातचीत आपको जो तथ्य है बता दूं, ताकि वो पूरा संदर्भ साफ रहे। उसने लिखा है कि भारत में कम से कम 6 लाख और अधिकतम 42 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। इसके अलावा कुल संक्रमितों का आंकड़ा भी सरकारी आंकड़ों से 13.5 गुना से लेकर 28.5 गुना तक ज्यादा बताया है। तो ये कोई न्यूयॉर्क टाइम्स ने अटकल पच्चू भी नहीं की है। इसमें कई यूनिवर्सिटी लगी थी और सीरो सर्वे यानी देशव्यापी एंटीबॉडी टेस्ट के नतीजों का इस्तेमाल ये आंकड़ा दिया गया है। आंकड़ों पर, सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों पर लगातार शक जाहिर किया जाता रहा है, प्रश्न उठते रहे हैं और कई अखबारों ने, मीडिया रिपोर्टरों ने भी कहा कि जितनी मौतें हो रही उससे बहुत कम दिखाई जा रही। तो उन्हें उबलना चाहिए था, भड़कना नहीं चाहिए था, कम से कम इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, वो कर रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा कि पूर्व वित्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खत का जवाब भी उन्होंने बहुत ही घटिया शैली में, घटिया भाषा में दिया। तो आज हम इसी स्वास्थ्य मंत्री के कामकाज और व्यवहार को लेकर ही यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार उन्हें हो क्या गया है और क्या उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जुटे हुए हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं, बहुत ही खांटी जर्नलिस्ट हैं, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। हमारे साथ आशा सेन है, जिनका लंबा इतिहास रहा है। हमारे साथ राजेश बादल और विजय त्रिवेदी हैं, जिनका प्रिंट, टेलीविजन दोनों का एक लंबा तजुर्बा रहा है और वो भारतीय राजनीति को अरसे से देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हर्षवर्धन को अपने पद पर बने रहने का किसी भी तरह से अधिकार है, और जो अब वो कर रहे हैं क्या उसे बर्दाश्त किया जाना चाहिए एक लोकतंत्र में? देखिए, मैं हर्षवर्धन जी को काफी बरसों से जानता हूँ। बहुत शालीन आदमी है और ये भाषा जो है, जो आज के नाम के साथ लगाई जा रही है, वो भाषा उनकी भाषा नहीं है। चेतन भगत ने एक किताब लिखी थी, हाफ गर्लफ्रेंड। हर्षवर्धन हाफ हेल्थ मिनिस्टर। और मुझे कभी कभी वहम होता है कि वो हेल्थ मिनिस्टर है जो सब हेल्थ मिनिस्टर है, जो नीति आयोग में बैठते हैं, मेंबर हेल्थ नीति आयोग के। आज भी जो पर्चा निकला एक पीआईबी की तरफ से, जो आम चर्चा में जो विषय हैं उनका खंडन करते हुए, तो उस पीआईबी के पर्चे के बेसिस पर फैक्ट्स
एंड मिसकंसेप्शंस, एक उन्होंने लिस्ट बनाई पॉल साहब ने और उसको निकाला। अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले वो श्रीनिवासन जैन अपने फैक्ट चेक में वो एक एक करके वो बता रहा था कि कहाँ उनके जो क्लेम्स हैं और जो उनके दावे हैं वो झूठे हैं और वो यथार्थ से दूर है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपने बताया कि मनमोहन सिंह जी की चिट्ठी का जवाब उन्होंने दिया। कभी आपने सुना है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है और उसका जवाब एक मंत्री देता है? ऐसा होता नहीं है। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये मानवीय प्रथाओं के खिलाफ है, प्रेसिडेंट के खिलाफ है, प्रेसिडेंट के राजनीति में जो होते हैं उनके खिलाफ है। तो मेरा ये मानना है, और हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे लगता है मैं गलत नहीं होऊंगा, ऐसी आकलन में मेरा स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है, कि ये चिट्ठी उनको भेजी गई है कि इसमें दस्तखत करो और इनको भेज दो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी जो ट्वीट करूंगा आज, देखिए पूरी सरकार का जो ईडीएम है आज के दिन, अगर आप देखें उसको, तो उसमें एक जो भारी कमी वो ये है संयम की कमी, संवेदना की कमी, सोच की कमी। ये तीनों चीजों की कमी आपको ईडीएम्स में, उनकी भाषा में, उनकी बातचीत के तौर तरीके में आपको नजर आता है। और वो सिर्फ मंत्रीगण ही नहीं, कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जो स्वभाव से, लेकिन वो भी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं खुनीन की गोली खाता है, कोई कड़वी दवा पी क्या है, ऐसी बात करते हैं। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि आज के दिन सरकार को एक एक आप तोलकर बोलना चाहिए, उनके किसी भी मंत्री को। और जो सरकार है वो ना आज के दिन जनता की संवेदनाओं से लड़ रही है, ना सिर्फ बीमारी से लड़ रही है, ना सिर्फ विपक्ष से लड़ रही है, पर अब वो सोशल मीडिया से भी लड़ रही है। और अगर आप कोर्ट में जो बहस होती है, अगर आप लाइव लॉ की जो रिपोर्टिंग है उसको अगर आप पढ़ते हैं, तो आप जो भाषा देखेंगे इनके लॉ ऑफिसर्स की भी कोर्ट के समक्ष, वो भी उसको भी पढ़कर आपको पश्चाताप होगा कि हमारे लॉ ऑफिसर्स भी ऐसा बोलते हैं। देखिए जो चीफ लॉ ऑफिसर्स होते हैं, और मैं बहुत इज्जत जी तौर पे इज्जत है हमारे मन में सबके लिए, लेकिन बात यह है कि जब कोई आपको पद, कोई बंदा किसी पद पे आसीन हो जाता है, और अक्सर ये कहा जाता है कि पद जो है वो लोग बनाते हैं जो उस पर आसीन होते हैं, उसकी जी गरिमा वो जी लोग रखते हैं। और जब बिल्कुल आप देखेंगे कि चीफ लॉ ऑफिसर ऐसी बात कर रहा है जो कि बड़ी सही बात, मतलब एक एक बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं कर रहा है, आर्गुमेंट सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने आर्गुमेंट फेस नहीं कर रहा है, तो उस वक्त बड़ा अटपटा लगता है, ऐसा चिंता का विषय हो जाता है कि भाई कोर्ट्स में भी ऐसा बोलते हैं क्या? जी तो मेरा यह मानना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो बेचारे फंस गए। शरीफ रबर आदमी स्टैंप जो है। है वो शरीफ आदमी है, के पास वो अधिकार भी नहीं है। क्या आप समझते हैं कि सारे फैसले डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिए हैं जो कर हुए हैं? बिल्कुल गलत है। ये एक बड़ी टाइटली, सरकार एक बहुत ही टाइटली कंट्रोल्ड कंपनी है, जिसको जी कुछ लोग जो उनके मुख्य अधिकारी है वो चला रहे हैं। उनका नाम लेना हमको शोभा नहीं देता, क्योंकि वो ऐसे पदों पर आसीन है जिनकी हम इज्जत करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि डॉक्टर हर्षवर्धन आज के दिन पूरे स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, अधूरे स्वास्थ्य मंत्री। जी जी बादशाह, हम ये मान लें कि मोदी के मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है, अगर अमित शाह को छोड़ दे, और वो एक सारा पूरी जो सरकार है वो पीएमओ से चलती है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री के मामले में है, एक रबर स्टैम्प की तरह है कि जो वहां से दे दिया गया वो आगे बढ़ा दिया। क्या ये एक आधार हो सकता है हर्षवर्धन को क्लीन चिट देने का? क्या करें, बेचारे शरीफ आदमी हैं, मजबूर आदमी हैं, उनके पास अधिकार नहीं है। अरे आपके पास अधिकार नहीं है तो आप जाइए ना, क्यों बैठे हैं वहां पर? तो पूरे मंत्रिमंडल को
हाथ बदल देना पड़ेगा। जी बादशाह। हाँ मुकेश जी, वैसे आपने कहा था कि जिस स्थिति में अभी कोविड, जिस स्थिति में देश चल रहा है, ये कोविड के वजह से हर्षवर्धन को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री है और कोविड का जो समस्या है वो डायरेक्टली स्वास्थ्य मंत्री के अंडर आता है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि ये स्वास्थ्य मंत्री इन नेम ओनली जैसे कहते हैं, मतलब उनका स्वास्थ्य मंत्री का लेबल है, जरूर उनका दरवाजा के सामने स्वास्थ्य मंत्री लिखा है का लेबल है, लेकिन असलियत में ये स्वास्थ्य मंत्री है नहीं। आप देखिए, जब मार्च महीने पिछले साल कोविड शुरू हुई और पहले तो प्रधानमंत्री लपक पड़े, उन्होंने लॉकडाउन डिक्लेयर किए, हर्षवर्धन चुप थे। ये तो ठीक है, मानना चाहिए, प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि ये करना। उसके बाद लॉकडाउन जब चलता रहा और फिर धीरे धीरे जो माइनर ये जो छोटा मोटा जो है लॉकडाउन रिलैक्स होगा, ये होगा वो होगा, तो उस समय प्रधानमंत्री के अलावा ये होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, ये हर मतलब ये प्रांत में जाकर, जैसे ममता बनर्जी महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, इन लोगों को जाके भड़काते थे, डांटते थे कि आप लोग ठीक ढंग से कोविड का लॉकडाउन चला रहे नहीं। ममता बनर्जी ने मिठाई की दुकान खोल दिया तो उन्होंने बंद करवा दिया। ये सब अमित शाह और मोदी जी कर रहे थे। इसमें इनका ये हर्षवर्धन जी का कोई रोल ही नहीं था। और फिर देखिएगा अभी जो है ये कोविड का जो वैक्सीन है, ये किसका जिम्मेवारी है? प्रधानमंत्री का है या हर्षवर्धन का है, ये किसका है? अभी जो है मैं जो देख रहा हूं, अपना ये विदेश मंत्री जयशंकर, वो जाके वॉशिंगटन में बैठे हैं, बेचारे दरवाजा खटखटा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। वैक्सीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं है। ये वैक्सीन के पीछे ये जा रहे हैं। कम से कम जैसे आप देखेंगे तो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, जब हम लोग का रफाल डील हुआ तो कम से कम राजनाथ सिंह जी फ्रांस गए, वो नारियल फोड़वाने, नींबू लटकाने के लिए वो टायर के नीचे नींबू लटका के उसको कुचल दिया। ये सब तो किया राजनाथ सिंह, लेकिन ये भी बेचारा हर्षवर्धन जी का किस्मत में है नहीं। ये वैक्सीन जो है जयशंकर निगोशिएट कर रहा है। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि हर्षवर्धन का कोई रोल ही नहीं है इस देश का स्वास्थ्य मंत्रालय में। और आप देखेंगे यही साल अप्रैल महीने में जब कोविड का केसेस बढ़ रहा था, तो हर्षवर्धन सचमुच एक बात कहा कि इन्होंने आम जनता को बोला कि तुम्हारे कसूर है, ये तुम लोग ठीक से कोविड का क्या कहते हैं, कोविड का जो वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो आम जनता को सौंप दिया ये कोविड का जो कोविड का बढ़ावा जो हो रहा है, मतलब जो कोविड केसेस बढ़ते जा रहा है, ये इन्होंने हाथ धो लिया। इन्होंने बोला ये जनता का कसूर है। अब ये जब मनमोहन सिंह जी कहा, और बड़ा अच्छी तरह से चिट्ठी लिखा मनमोहन सिंह जी, कहा कि देखिए कोविड बढ़ रहा है, वैक्सीन है नहीं, आप ऐसे कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जहां भी वैक्सीन क्लियर हो, जो भी वैक्सीन क्लियर हो, उसको आप मंगवा के यहाँ लगाना शुरू कर दीजिए। हर्षवर्धन जी ने बहुत ही कड़ा जवाब दिया, बहुत ही क्या कहें, बेहुदा भाषा में बोले और कहा कि ये जो भी आप कह रहे हैं, पहले तो आप मतलब रियलिटी चेक कीजिए, आपको कुछ पता ही नहीं है। पिछले एक हफ्ता पहले आपने जो जो बताया आपके चिट्ठी में सब कर चुके हैं। तो अगर अप्रैल के महीने में मनमोहन सिंह जी लिखने से एक हफ्ता पहले इन्होंने ये सब वैक्सीन ऑर्डर किया, तो वो वैक्सीन है कहाँ?
माने वो वैक्सीन है इधर, अभी भी बहस जी। चल रहा है सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की वैक्सीन कौन ऑर्डर करेगा, ये वैक्सीन का इस्तेमाल जी। कौन कंट्रोल करेगा, जी। ये सब अभी भी जी। इसमें भी हर्षवर्धन नहीं बादशाह, ये तो बहुत साफ है कि हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है वो डमी हेल्थ मिनिस्टर है, हाँ इसलिए कहीं और लिए जा रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी उनके हाथ में नहीं है। नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हर्षवर्धन एक अच्छे व्यक्ति हैं तो कम से कम जुबान तो उनकी ठीक हो सकती है। वो ये तो मना कर सकते हैं कि पीएमओ से कि हम इस भाषा में सार्वजनिक संवाद नहीं करेंगे, तो जवाब देना है तो भाषा तो कम से कम मेरी होगी। विजय त्रिवेदी जी, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विस्फोट हुआ है और उसके नाम पर सरकार बनी है और ये संस्कृति सामने आ रही है हमें राजनीति की। जी देखिए मुकेश जी, विनोद जी ने, बादशाह जी ने बहुत चीज़ें साफ की। हम सब लोग डॉक्टर हर्षवर्धन को भी जानते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में, तो बौद्ध धर्म पे पढ़ा था। तो बौद्ध धर्म में एक वाद लिखा था जिसमें लिखा गया था स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब था कि जिसे हम सच मानते हैं जरूरी नहीं है कि वो सच हो, वो दिखाई देने पर भी जरूरी नहीं है कि सच हो। ऐसा ही कुछ डॉक्टर हर्षवर्धन के मामले में, बल्कि जब डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं कि उन्हें इस सारे प्रकरण में इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपने उनका सम्मान बढ़ाया है और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मानते हैं कि वो वाकई स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी है। समझे, पहली बात, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में वो कहीं पर स्वास्थ्य मंत्री के तौर मैं समझ गया। आपने एक तो मेरे ऊपर दोष डाल दिया और दूसरा स्यादवाद समझाकर आपने सरकार को भी बख्श दिया। बख्शा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि तो वो स्वास्थ्य मंत्री जब है नहीं तो उनका इस्तीफा लेना नहीं लेना बेमायने जैसी बात है। ठीक है, हर्षवर्धन जी शालीन आदमी, इस पर कोई भी विवाद नहीं कर सकता। वो सब कुछ हो रहा है, किन राजनीतिक दबाव में वो किस तरह से चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या पूर्व प्रधानमंत्री की चिट्ठी का जवाब उन्हें क्यों देना पड़ा, ये सब लोग जानते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की नहीं है, उससे नीचे के लेवल पर आज की तारीख में जो विनोद जी ने जिसका जिक्र किया कि हेल्थ मिनिस्ट्री के, नीति आयोग के लोग ही इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 2 साल में, 1.5 साल में हर्षवर्धन जी की क्या भूमिका रही, या क्या उन्होंने कोई निर्णायक फैसला किया या कोई आदेश दिया कि भाई इस तरह से करना चाहिए, वो कहीं पर भी नहीं है। कहीं कहीं पर आपको टीवी पर दिखाई दे जाते हैं जब वो दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, और वो उसकी वजह भी मुझे मदन लाल खुराना जैसी लगती है, क्योंकि उनका दिल्ली से मोह छूटता नहीं है, हालांकि पार्टी ने उन्हें वो भी मौका नहीं दिया। तो मुश्किल यह है कि जिस मंत्रालय का वो जिम्मा देख रहे हैं वो उनके पास है ही नहीं। दूसरी बात, यदि लीगली देखें तो पेंडेमिक को छोड़ दें, क्योंकि पेंडेमिक का बाद, पेंडेमिक एक्ट आने के बाद केंद्र के पास ये जिम्मा था। अदरवाइज हेल्थ जो है राज्यों का मुद्दा था, तो राज्य सरकारें किस तरह से उसको निपटा रही हैं, नहीं कर रही हैं, उस सारी जिम्मेदारी को भी आप हर्षवर्धन पर नहीं डाल सकते, पहली बात। दूसरी बात है कि पेंडेमिक के बाद जब हर्षवर्धन पर केंद्रीय सरकार के तौर पर जिम्मेदारी आती है तो वो जिम्मेदारी भी उनके पास नहीं, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि उनको पता नहीं है कि उनके पास क्या क्या जिम्मेदारी है। वहां नीति आयोग में बैठे हुए अफसर इस काम को देख रहे। प्रधानमंत्री जी का जैसे बादशाह साहब ने जिक्र किया, वो लॉकडाउन वो ठीक है, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई मैसेज देना था तो उसके लिए बात समझ में आती है। लेकिन यदि ऑफिसर्स लेवल पर फैसले हो रहे हो इतनी बड़ी पेंडेमिक का, और गृह मंत्री को बाद यदि स्वास्थ्य मंत्री को इसका पता नहीं हो, वैक्सीन के लिए यदि विदेश मंत्री जा रहे हैं, वो विदेश नीति के तहत यदि वहां पर जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस में क्या उनको लिया गया है? क्या आज का वैक्सीन का स्टेटस हेल्थ मिनिस्टर को पता है? क्या ऑक्सीजन के लेवल पर जब हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे और हमने कॉन्सेंट्रेटर्स को मंगाना शुरू किया और क्रायोजेनिक टैंकर्स मंगाना शुरू किया, तो उसमें शामिल किया गया? और ये नया मुद्दा नहीं है, मैं इस पर चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इससे पहले आप देखिए जो कृषि का जो मामला हुआ था, एग्रीकल्चर का, किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के अलावा सब लोग शामिल थे। वहां जो बातचीत हो रही थी वहां भी पीयूष गोयल की महत्वपूर्ण भूमिका थी और कृषि मंत्री वहां बैठते थे। तो उसी वजह से वो संकट भी आज तक 6 महीने से वो बात चल रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये इस सरकार के कामकाज की नीति पर सवाल किया जा सकता है। हेल्थ मिनिस्टर पर आप चाहें तो मैं फिर कहूंगा कि आपने बड़ा सम्मान उनका किया कि आप उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, और आप अकेले व्यक्ति इस पैनल में जो उनको रियल हेल्थ मिनिस्टर मानते हैं। नहीं, मैं तो नहीं मान रहा हूँ,
लेकिन सवाल यह है कि एक लोकतंत्र में आप इस्तीफा किससे मांगेंगे? अगर इस तरह की घटना होती है, जवाबदेही कहां तय करेंगे? क्या हम सीधे बोले कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो? आपसे देखिए मुकेश जी, जी जो आज जी के देखिए अभी जो है नेशनल मेडिकल और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो पूरे देश में लागू है, और उसके तहत जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो निर्देश देता है स्टेट्स को कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर आपको याद हो फर्स्ट फेज का, और दूसरी फेज में थोड़ा सा उन्होंने उनको ढील दी है। तो जिस तरह से ये अभी बता रहे थे कि ये जो निर्णायक भूमिका इसमें है वो हर्षवर्धन जी की नहीं है। और हर्षवर्धन जी अंग्रेजी में एक शब्द है एरंड बॉय। एरंड बॉय छोटे मोटे काम के लिए जो, या जैसे 12वां खिलाड़ी होता है क्रिकेट, जब बैट्समैन को प्यास लगे तो उसके लिए पानी की बोतल लेके जाता है। मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। और सच में स्थिति ऐसी ही दयनीय है उनकी आज के दिन, क्योंकि जब दिल्ली में फर्स्ट फेज में बहुत बढ़ रहे थे उस वक्त कौन आ गए क्रेडिट लेने के लिए? माननीय गृह मंत्री। उन्होंने डीआरडीओ के वो खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, टेम्परेरी हटमेंट्स लगवाई, सिलेंडर ऑर्गेनाइज किया, डॉक्टर्स ऑर्गेनाइज किए। तो पूरा श्रेय जो है वो एक्चुअली वो श्रेय उन्होंने सिर्फ केजरीवाल से नहीं लिया, वो डॉक्टर हर्षवर्धन से भी लिया। दिल्ली के 2 प्रमुख नेताओं से वो श्रेय उन्होंने ले लिया, क्योंकि वो गृह मंत्री है। ठीक है, गृह मंत्री है, उनका अधिकार बनता है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि गरीब मार कर रहे हैं हम, जो बार बार ये कह रहे हैं कि हर्षवर्धन की गलती है, डॉक्टर हर्षवर्धन की गलती है। अरे उसको खेलने नहीं दे रहे आप, जब वो बैटिंग में नहीं भेज रहे उसको, आपने उनको बैटिंग के लिए नहीं भेजा है, तो आप क्यों कह रहे हो कि बिना कोई रन नहीं बना रहा? बैटिंग पे जाएगा जब भी तो रन बनाएगा। भैया खेलने तो दो उसको, अधिकार भी तो टीम से जी, अगर बार बार रन नहीं बनाएगा तो पूछा जाएगा ना आप टीम में हो क्यों? बादल जी नहीं, वो तो कैप्टन से आप टीम में हैं? आप कैप्टन से पूछने से डर रहे हैं मुकेश जी। कैप्टन से पूछिए, अब बात मैनेजर से पूछिए। देखिए खेल की भाषा पर जब बात आ गई है तो मुझे अपने बचपन में एक कबड्डी जब हम लोग खेलते थे तो उसमें जब दूसरे के पाले में जाते थे तो ये गाते थे, मरे को मारा क्या मारा, हमको मारो नाम तुम्हारा। ये हम बोला करते थे। अब मरे को मारा नाम तुम्हारा जो है, हमको मारो नाम तुम्हारा, हर्षवर्धन जी की बेचारे की स्थिति ऐसी हो गई है कि करे तो करे क्या। अभी 2 दिन पहले का उदाहरण आपको याद होगा, एक मूड में आए जिसकी वो डिग्री एमबीबीएस लिए बैठे हैं, और रामदेव ने जब उनकी लानत मलामत कर दी, पूरी थेरेपी की लानत मलामत कर दी, एमबीबीएस डिग्री की लानत मलामत कर दी, एलोपैथिक सिस्टम की पुड़िया बना के रख दी, तो एक चिट्ठी लिखी। तो अगले दिन ही रामदेव जी का बयान आएगा कि किसके बाप में दम है जो मुझे अरेस्ट करे। अब जब बाप में दम वाली बात पे लैंग्वेज आ जाए, इस लैंग्वेज में बाबा बात करे, और हर्षवर्धन के पास सिवाय इसके है क्या? लेकिन मैं एक बहुत ही मासूम सा एक और कारण बताना चाहता हूँ। राजनीति में, सियासत में हमने बहुत 77 से लेके अब तक चुनाव कवर किए हैं। अभी चुनाव का माहौल निपटा है, लेकिन चुनाव का माहौल अभी भी थोड़ा थोड़ा बना हुआ है। जब सियासत में कुछ लीडर ऐसे भेजे जाते थे कि एक ही पार्टी में मान लीजिए एक लीडर की दूसरे लीडर से बनती नहीं है, और वो चुनाव लड़ रहा हो, तो वो हाईकमान से निवेदन करता था कि भाई इनको भेजिए, इनके समर्थक हमारे साथ नहीं है। तो वो जाते थे और वो कुछ ऐसी भाषा में प्रचार करके आते थे कि वो प्रचार की जगह वो दुष्प्रचार हो जाता था, और वो अगर लीडर जीत रहा होता था तो वो हार जाता था। मैं एक उदाहरण दिग्विजय सिंह और उमा भारती का बताता हूँ कि जब उमा भारती चुनाव लड़ रही थी तो उमा भारती के सामने दिग्विजय और उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने कुछ ऐसी अंताक्षरी खेली अश्लील भाषा में, जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। तो अंततः ये हुआ कि सुरेश पचौरी हार गए। तो कहने का अर्थ ये कि अब जब क्या करें, बेचारा रामदेव को बोल नहीं सकता, मीडिया को बोल नहीं सकता। मीडिया का भी बताऊं मैं आपको, एक बहुत ही राष्ट्रीय अखबार है, 65 संस्करण उनके निकलते हैं, और दबंगी के साथ करीब करीब महीने भर में उसने अपने सारे रिपोर्टर लगाए हुए हैं शमशान घाट पे। और शमशान घाट पे तो 2 तरह के अंतिम संस्कार हो रहे हैं। एक तो प्रोटोकॉल, जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसके तहत जो संस्कार, अंतिम संस्कार हो रहे हैं, और दूसरे वो जो सामान्य
जिनकी मौतें हैं वो हो रही हैं। तो रोज वो अखबार अपने प्रोमिनेंटली छाप रहा है, 65 संस्करण जिसके निकलते हैं, कि राज्य ने घोषित किए आज तो पिछले 24 घंटे में जो मौतें हुई 5 या 7 या 6 हमारे अखबार के द्वारा प्रमाणित मौतें जो हमारे रिपोर्टर्स ने दी। अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो शमशान घाट में हुआ वो 176, 180, 200, तो ये 6 से 8 गुना एक महीने से छाप रहा है। अगर ये सच नहीं है तो माननीय केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो क्यों कार्रवाई नहीं करते? तो ये एक ऐसा असहाय और बेचारा सा मतलब स्वास्थ्य मंत्री है जिसको हमने तो नहीं देखा। ये बात ठीक है कि जो भाषा में जहां से आपने बात शुरुआत की थी कि लाशों पर राजनीति हो रही है, हमने 2 दशक में देखा है चुनावों के दरमियान इस तरह की भाषा बहुत इस्तेमाल होने लगी है। लेकिन इसका इस्तेमाल का नुकसान उसको होता है जो सत्ता में होता है। हमने देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय फील गुड की बात हो रही थी, मतलब सबको लग रहा था कि अटल बिहारी जी दोबारा आ रहे हैं। लेकिन माननीय प्रमोद महाजन ने उस वक्त ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया यूपीए की चेयरपर्सन के खिलाफ, ऐसी निंदनीय और घटिया और स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल किया कि जो हम लोग भी देख के दंग रह गए और अंततः उसका नुकसान हुआ। ठीक है कि 2014 में और उसके बाद 2019 के इलेक्शन में भी हुआ, लेकिन तब तक ये चूंकि दूसरा कार्यकाल था यूपीए का, इसलिए उस भाषा को किसी तरह लोगों ने मनोरंजन करते हुए इस्तेमाल किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सियासत में इस तरह की भाषा की भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए। इस्तीफे तो उनके लिखे रखे होंगे पीएमओ हाउस में, जिस दिन चाहेंगे उस दिन हो जाएगा, लेकिन इस्तीफे से बात बनेगी नहीं। ये कुल मिलाकर के सियासत के संस्कार की चिंता है जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि ट्विटर तो एक अभी नया माध्यम आया है। ट्विटर का कल्चर, मैं नहीं कहता कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ट्विटर का अपना एक कल्चर होता है, कम शब्दों में बात कहनी होती है। तो जब कम शब्दों में आपके पास अभिव्यक्ति के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स ना हो, शब्द नहीं हो, तो आप इसी तरह की उटपटांग भाषा और गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर कम पढ़े लिखे लोग इस तरह का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, हमने बंगाल चुनाव में देखा। और लेकिन गिद्ध वाली शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, लाशों की राजनीति जो हो रही है। हमने तो देखा है कि कुंभ में जो गए लोग, बंगाल में जो गए लोग, वहां से जब लौटे तो वो जिंदा लाशें थी। तो उन पर जो वहां रैलियां हो रही थी और जो कुंभ में लोग लौट रहे थे, वो जब यहाँ मरे हुए एक तरह से लौटे या आके मर गए, 90% लोग मर गए, 80% लोग मर गए, तो फिर वो जो रैलियों में भाषा बोली जा रही थी वो तो गिद्धनुमा ही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी और बादशाह ने भी बड़ी अच्छी बात कही। विजय जी अपना व्यंग जो करते हैं वो तो उसका जो जवाब ही नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी विनोद जी, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको अपने एक दर्शक की प्रतिक्रिया दे देता हूं। उन्होंने कहा है कि विनोद जी को कंजूसी नहीं करना चाहिए, अपना इंस्ट्रूमेंट बदल देना चाहिए, उनकी आवाज बीच बीच में गायब हो जाती है। आज तो नहीं, इसको आप पॉजिटिव तरीके से लिए, इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग विनोद जी को सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सुनना चाहते हैं, इसीलिए ये देखिए मैं जोर से बोलूंगा और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस बार मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी। फिर देखिए बात यह है कि ये शब्दावली की आप बात कर रहे हैं। जब लाशें गंगा जी में बहती हुई आई, उस वक्त जो इनके मीडिया मैनेजर्स हैं, जो कि मीडिया नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं, आईटी सेल वाले, उन्होंने गिद्ध शब्द इजाद किया कि जो लाशों के बारे में बात कर रहे हैं वो गिद्ध है। तो ये गिद्ध शब्द जो है ये इनकी वोकैबुलरी में इनका अपना शब्द नहीं है, ये संस्था का दिया हुआ शब्द है। दूसरा, जब फेलियर्स की बात हुई तो उन्होंने कहा सिस्टम का फेलियर है। ये सिस्टम फेल किया, लोग जो सिस्टम चला रहे हैं वो नहीं फेल किया, जो सिस्टम है वो फेल किया है, जो सिस्टम चलाते हैं वो फेल नहीं किया। लेकिन वो सिस्टम जो फेल किया था, तुरंत जब सिस्टम जीवित हो गया, जब 3-4 मंत्रियों को जाके वहां पकड़ना था वेस्ट बंगाल में, और सिस्टम वो जो था उस समय में, जब कोर्ट्स वर्चुअल हियरिंग कर रही हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जो मीटिंग लेते हैं वो वर्चुअल मीटिंग्स हैं, हम और आप वर्चुअली मिल रहे हैं,
लेकिन हमारी बहुत ही मतलब दबंग जो सीबीआई के जवान हैं, जो अफसर हैं, वो फेस टू फेस जाके वेस्ट बंगाल में भिड़ गए और उन्होंने उन 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, तो सिस्टम जिंदा हो गया। देखिए, बात यह है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी और जिस परिवार, जो पॉलिटिकल परिवार जिसको बोलते हैं, जिससे हम रूबरू हैं, उन लोगों को महारत हासिल है नए नए शब्द इजाद करने में। मैं वो मुद्दा दोबारा उठाना नहीं चाहता, वो मुद्दा खत्म हो चुका है। ईश्वर ने कहा अच्छा हुआ कि हम लोग आगे बढ़ गए, हमारा देश आगे बढ़ गया है। लेकिन जब अयोध्या में डिस्प्यूट था, तो वहां पर जो मस्जिद थी, उसको धीरे 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 करके वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर हो गया था, वो मस्जिद बुलाना बंद कर दिया गया था, वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर हो गया था। तो आप इस हुनर को समझने की कोशिश कीजिए मान्यवर। ये जो हुनर है, ये हुनर बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज के पास और बहुत कम फॉर्मेशंस के पास है। जो ये हुनर हमारे पास, हमारी जो रिलीजियस राइट विंग है इस देश में, मैं पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं ले रहा हूं, उसके पास है। और ये जो इनकी प्रथा रही है कि कई मंत्रालयों में ये सिर्फ ऐसे लोगों को बिठाते हैं जो इनके कहे अनुसार काम करेंगे। मिसाल के तौर पे शिक्षा मंत्रालय में आपने अभी तक एक भी दबंग शिक्षा मंत्री देखा है क्या? 7 सालों में, पिछले 7 सालों में कोई भी दबंग जो अपने फैसले खुद ले रहा हो? तो ये अपवाद नहीं है हर्षवर्धन जी, ये तो उनकी बदकिस्मती है और इस देश की बदकिस्मती है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री होते हुए ये इस देश पे आपदा आ गई। और मेरा ये मानना है कि देखिए, वो सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी है। उसमें कुछ तो उनमें प्रतिभा है ना, जो उनको ये सब काम दिया गया है, किसी और को तो नहीं दी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ और मेरा ख्याल डिपार्टमेंट ऑफ ओशनोग्राफी भी उनके पास है। लेकिन विनोद जी मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रतिभा तो यही है कि जो भी पीएमओ से आएगा उसको वो उसी तरह से फॉलो करेंगे, और कोई प्रतिभा तो इन्होंने इतने सालों में दिखाई नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री इज द फर्स्ट अमंग्स द इक्वल, हम इस बात पे गुरेज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री इज द फर्स्ट अमंग्स द इक्वल, अंग्रेजी में कहावत है। तो अगर जब जब अकाउंटेबिलिटी होती है, जब जब ऐसी विपदा आती है, कोई भी प्रधानमंत्री हो, अकाउंटेबिलिटी प्रधानमंत्री की होती है। इसलिए होती है बदकिस्मती से कि जो कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, वो हमारी प्रिय नेता इंदिरा जी जो है उसका दफन करके चली गई थी, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो नियुक्त करने का जो प्रकरण शुरू हुआ था, वो उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना के अफसर साहब को लाया गया। वो भी एक बड़ी कहानी है, वो बादशाह जानता है, पुराने लोग सब जानते हैं। लेकिन ये जो कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं था, जहाँ पर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती थी, और सिर्फ पीएमओ केस चलाते हैं और कई वर्षों से चला रहे हैं इंदिरा जी के जमाने से। तो जो मैंने पहली बार देखा पीके मिश्रा साहब का बयान वैक्सीन पे टाइम्स ऑफ इंडिया में, अगर आपने, इट इज अ रेयर थिंग, पीके मिश्रा साहब की एक इंटरव्यू छोटी सी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्रधानमंत्री के। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कभी भी ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बोले। तो आप ये जो मसला है, ये कितना संगीन हो चुका है, इस पे गौर करें। और हर्षवर्धन जी को प्लीज आज के दिन आप उनको लेमन ब्रेक दें, टी ब्रेक दें, तो रहने दीजिए जहां वो है, क्योंकि मैं समझता हूँ आज के दिन वो बहुत ही आत्मा होंगे। चलिए हम ये मान लें कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है डॉक्टर हर्षवर्धन के, कम से कम भाषा के लेवल पर तो वो व्यवहार इस तरह से करें कि उनकी जो छवि है वो बरकरार रहे। या भाषा तो शिवराज सिंह चौहान की बदल गई है। अरे मुकेश जी, भाषा तो शिवराज सिंह चौहान की भी बदल गई है। शिवराज सिंह चौहान कितने मधुर भाषी थे, आज के दिन तो योगी जी की तरह बोलते हैं वो। तो ये हो क्या रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है कि हर्षवर्धन जी जो इतने नरम स्वभाव के आदमी हैं, वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ऐसी भाषा बोल रहे हैं, और बहुत से पढ़े लिखे मंत्री भी ऐसी भाषा बोल रहे हैं।
बादशाह मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो एक नई राजनीतिक संस्कृति की बात करती थी बीजेपी, पार्टी विद डिफरेंस, नई राजनीति लाएंगे, उसमें शुचिता होगी, पवित्रता होगी, तमाम चीजें, वो इन 7 सालों में कहीं आपको एक बार भी नजर आई? बल्कि हम देख रहे हैं कि लगातार उसका पतन होते जा रहा है। शुरू के दौर में भले ही थोड़ा सा संयम दिखा, धीरे धीरे, और शायद ये है कि जैसे जैसे सरकार अलोकप्रिय हो रही है, प्रधानमंत्री अलोकप्रिय हो रहे हैं, वैसे वैसे ये अपना धैर्य भी खोते जा रहे हैं, इसीलिए ये बौखलाहट दिखती है। भाषा ये पार्टी विद डिफरेंस तो है ही है, इनका भाषा बड़ा डिफरेंट है। मतलब पिछले 70 साल में जितना गवर्नमेंट आया, जितना पार्टी पावर में आया, जितना पार्टी ऑपोजिशन में था, ऐसा अब तो पार्टी मेरे ख्याल से इस तरह का पार्टी, इस तरह का भाषा, इस तरह का व्यवहार हमने तो देखा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये उलट पुलट गवर्नमेंट है। जैसे आप देखेंगे, कम से कम हर्षवर्धन जी कुछ भी बोले, इनके पास एक डिग्री तो है, MBBS का होगा, मतलब मेडिसिन का डिग्री है, लेकिन एक रामदेव जैसे आदमी जिसने वो डिग्री को पानी में फेंका, जिसने पूरा एलोपैथी को निंदा किया, जिस सब्जेक्ट में हर्षवर्धन जी का डिग्री है, वो जाके रामदेव का पैर छोड़ा है। और जिसके पास डिग्री है कि नहीं हमें पता नहीं, वो तो बहुत ऊंचा पोजीशन में बैठे हैं। तो ये हर्षवर्धन जी बड़ा कंफ्यूज हो गए मेरे ख्याल से। ये उनका सेकंड टर्म है, पहले भी एक बार हेल्थ मिनिस्टर रह चुका था। जितना मुझे याद है, उन्होंने तंबाकू के खिलाफ कुछ कार्रवाई शुरू किया था, तो उनको हटा के किसी और को रख दिया उधर। फिर ये दोबारा, ये उनका सेकंड कमिंग है हेल्थ मिनिस्ट्री, ये हर्षवर्धन जी का। इस टाइम मेरे ख्याल से उनको पता चल गया है कि मैं जितना हो सके हेल्थ के बारे कुछ बोलूंगा नहीं। सबसे बेहतर है रामदेव बोले, या प्रधानमंत्री बोले, या अमित शाह बोले। क्योंकि मेरे पास MBBS डिग्री है, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा कॉम्पिटेंस नहीं है, मेरा कॉम्पिटेंस है ही नहीं, इसीलिए मैं बोलूंगा नहीं। और बाकी सब के बारे में बोलता रहूंगा, गिल्ड के बारे। तो इनका भाषा बदल गया है, इनका चाल चलन बदल गया है। जो हेल्थ मिनिस्टर है वो हेल्थ के बारे बोल रहे नहीं है, जो होम मिनिस्टर है वो हेल्थ चला रहे हैं। ये तो बहुत ही अलग टाइप का पार्टी है, ये पार्टी विद अ डिफरेंस है। और ये जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया वो पूरी नहीं कर रहा, कुछ और कर रहे हैं, यही है जी। विजय जी, राजनाथ सिंह जी ने कुछ साल पहले कहा था कि ये UPA की सरकार नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो हमने मान लिया इस्तीफे नहीं होते हैं। आप सब पूरी चारों वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि हर्षवर्धन को छोड़ दिया जाए, बख्श दिया जाए, उनका कोई दोष नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष हैं। और अगर इस्तीफा मांगना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मांगना चाहिए। विजय जी, क्या ये सही वक्त है मोदी जी का इस्तीफा मांगने का? नहीं, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो स्वास्थ्य मंत्री जी का इस्तीफा मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मैं तो कहा कि वो अभी उस तरह से जिम्मेदार उनकी ठहराना चाहिए कि नहीं ठहराना है, और इस्तीफा देना है या लेना है ये प्रधानमंत्री जी को देखना है, या विपक्ष में जो लोग बैठे हुए वो इस पर देखे कि क्या करना है। मैं दो बातें जोड़ना चाहता हूँ कि डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए तो हमने बहुत कुछ बोल दिया है, हमारे सारे सीनियर लोग हैं, विनोद जी भी हैं, बादशाह जी भी है, राजेश जी भी है। थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, अपना राजनामा अन्यथा न ले, कि जितनी हमने राजनीतिक परिचर्चा की कि शब्दावली को लेकर कि गिद्ध की बात हुई, मैं किसी को सेव नहीं कर रहा, पहले मैं साफ कर दूं, क्योंकि मैं इससे किसी भी तरह से सहमत नहीं हूं इस तरह की जुबान से। लेकिन ये जुबान राजनीतिक, जो लाशों की राजनीति का जो गिद्ध होना, ये शब्द आज तो नहीं आया। आप याद कीजिए 2007 का चुनाव, जब मौत का सौदागर कहा गया मुख्यमंत्री को, ठीक है, याद कीजिएगा, ठीक है। फिर याद कीजिएगा कि चौकीदार चोर कहा गया प्रधानमंत्री को, ठीक है। फिर एक मुख्यमंत्री ने एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अड्डा पड्डा नड्डा गड्ढा कुछ कुछ कहा। तो ये शब्दावली हमारी राजनीतिक जो पूरा माहौल है उसमें आई हुई है, और इसकी मैं पहले दिन से आज तक निंदा कर रहा हूं, इसमें किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरी बात, मंत्री के तौर पर अगर देखें तो आम तौर पर सरकारों में मंत्रियों की स्थिति कमोबेश ऐसी ही होती है। वो इंदिरा गांधी से
आज तक देख लेंगे तो कमोबेश ऐसी कैसी रही है। 2-4 मंत्री होते हैं। वाजपेयी सरकार में भी अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे। इंदिरा गांधी सरकार में भी 2 लोग होते थे कि स्वर्ण सिंह जैसे लोग बोल सकते हैं कि इंटरनल इमरजेंसी है। नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस, मतलब कुछ लोग होते थे, लेकिन आमतौर पर होता था। लेकिन आप वो वक्त भी याद कीजिए, हर्षवर्धन की इतनी निंदा और मलामत करने से पहले वो भी याद कीजिए कि इस देश में वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं जो पार्टी अध्यक्ष से आदेश लेते थे, और ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे जो जिनकी बैठक 10 जनपद में हुआ करती थी, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बैठा करते थे। तो और ऐसा प्रधानमंत्री भी देखा हमने जिसके बिल को उनकी पार्टी का एक लीडर सार्वजनिक तौर पर फाड़ देता है और वो प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाते। तो हर्षवर्धन की निंदा करना उचित है कि क्या है कि नहीं है, लेकिन इतिहास हमारे पास ऐसा पड़ा हुआ है जिसकी श्रृंखला को आज तक ले जा सकते हैं। लेकिन हम उस पर आज चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपने हर्षवर्धन पे बात की, लेकिन जब पूरी बात हो रही है तो इनको सब चीजों को रेफरेंस में देखना चाहिए। और एक कमजोर प्रधानमंत्री से एक कमजोर हेल्थ मिनिस्टर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद लीडर है। वो लीडर ही यदि लीडर ना हो तो उस देश में हमने 10 साल झेला है। जी आज के दिन जैसे विजय जी, आप वैसे आपको देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जैसे प्रखर व्यक्तित्व हो, इन लोगों को आपकी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस खूबसूरती से सब कुछ कह भी दिया, कहते कहते कि आज के दिन ये चर्चा नहीं है, आज के दिन तो आपने तो टू रॉन्ग्स मेक अ राइट वाला थ्योरी नो, टू रॉन्ग्स मेक राइट वाला, मैं टू रॉन्ग्स मेक राइट की बात नहीं कर रहा, मैं तो रेफरेंस बता रहा था कि रेफरेंस की बात है। वो हार गए। लेकिन विजय जी ये आपने जो तर्क दिया है, ये वही तर्क है कि 2000 दंगा हुआ था तो 84 में भी दंगा हुआ था, आपने ऐसा किया तो उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जब ये होता है, इससे ऐसा लेकिन हम ये रेफरेंस भी दे सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था जिम्मेदारी लेते हुए। हम ये भी रेफरेंस दे सकते हैं कि नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दिया। हम ये रेफरेंस भी ले सकते हैं। आपको पुरानी बात याद दिलाता हूँ, वीके मेनन का इस्तीफा सोनिया गांधी ने भी दिया था, वीके मेनन का सोनिया गांधी ने भी दिया था, ऑफिस ऑफ सिंधिया ने भी दिया, दोबारा इलेक्शन लड़ी थी, माधवराव सिंधिया ने। पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने कोई कम नहीं पढ़ी है। मैं वीके मेनन का इस्तीफे का जिक्र करूंगा कि जवाहरलाल नेहरू ने वीके मेनन का जो रक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा ले लिया था चीन युद्ध के बाद। तो ऐसे बहुत तरह के उदाहरण है, और लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण भी है, नीतीश कुमार का उदाहरण भी है, माधवराव सिंधिया का उदाहरण भी है। तो सब तरह के उदाहरण होते हैं। लेकिन और ऐसे उदाहरण भी होते हैं कि शिवराज 26/11 के बाद शिवराज पाटिल का इस्तीफा भी ले लिया जाता है। तो कौन किस तरह से बहुत सारे रेफरेंसेज हैं। इसका मैं ये किसी को शेयर कर ही नहीं रहा, मैं तो आपको पॉलिटिकल रेफरेंस बता रहा हूं। आज के दिन तो कोई आज पहली बार ऐसा होगा। और लेकिन रेफरेंस आपने कॉन्टेक्स्ट में बताया। कॉन्टेक्स्ट होता है, एक कमजोर प्रधानमंत्री तो बर्दाश्त कर सकते हैं, तो एक कमजोर स्वास्थ्य मंत्री भी बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर तो लीडर है। कमजोर प्रधानमंत्री याद रखिए, नहीं किसने बर्दाश्त किया, पार्लियामेंट नहीं बर्दाश्त किसी ने नहीं किया। उनकी भी उसी तरह से आलोचना होती थी। उस समय मनमोहन सिंह की आलोचना होती थी, इस्तीफा मांगा जाता था। भाई सवालों के जवाब हम कर ही रहे हैं, आज आलोचना हम कर ही रहे हैं ना हेल्थ मिनिस्टर की। भाई सवालों के जवाब देते थे ना वो, मैं केवल रेफरेंस के तौर पर बात कर रहा हूं। विजय जी एक बात है, जो भी पिछले गवर्नमेंट जो है, जो भी अच्छा बुराई किया, पब्लिक ये इलेक्शन हुई और वो गवर्नमेंट को पब्लिक ने डस्टबिन में डाल दिया। तो 2024 में ये भी हो जाएगा। हम नहीं चाहते कोई ऐसा हो। तो अभी उसको फिर दोबारा, उसका तो हो गया है जो होने का था, वो तो धुलाई हो गया उनका, मतलब मनमोहन सिंह जी उनका हो गया। अभी इनका क्या किया जाए, मतलब मैं तो ये पहले ही बोला कि इसमें स्पेप कर ही नहीं रहा, मैं तो सारी गलत बातों को स्पेप टू स्पेप कहने की बात कर ही रहा हूँ कि ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन रेफरेंस में मैंने कहा कि ऐसा ना लगे कि पहली बार ही ऐसा हो रहा है। देखिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी थी उस समय, हमने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के बारे में भी सुना है, हमने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के बारे में भी सुना जी, और जर्सी गाय के बारे में भी हमने अभी जो नजारा देखा वेस्ट बंगाल में, और जिस तरह से ममता जी को बड़े प्यार से बुलाते थे बड़े नेता, तो हमने बहुत सी चीजें देखी। उसका नतीजा भी हमने देखा, उसका नतीजा भी मैं इसी बात की चर्चा कर रहा था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, शायद वो नहीं होता तो ये नतीजे नहीं होते। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। लोगों ने बहुत नाराजगी जाहिर की। वो सिर्फ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है उस भाषा की वजह से 77 सीटें मिल गई, नहीं तो ये भी नहीं मिलती।
यह भी हो सकता है। मुकेश जी देखिए, एक छोटी सी बात कह दूं, बादल जी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमी पता क्या है? दे गेन एन इंच एंड दे शो अ माइल। इतना सा काम करके इतना बड़ा दिखाते हैं और इतना प्रचार करते हैं दैट दे गेट डिल्यूटेड बाय देयर ओन प्रोपेगेंडा। अपने ही प्रोपेगेंडा को सच मानना शुरू कर देते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी सरकार को, आपकी आवाज जा रही है। ये फिर किसी भी विनोद का राजनीतिक आवाज दल, नहीं आ रहा है। नहीं, किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी सरकार की जब ये टेंडेंसी होती है तो वो आत्मघाती टेंडेंसी होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आत्मघाती होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा जनता की पुकार सुनो, हमेशा जनता की पुकार सुनोगे तो कांधार में जो प्लेन बचाने के लिए हमने कुछ लोग छोड़ दिए थे, ऐसी गलती भी हो जाती है। लेकिन ये भी जरूरी है कि आपको डेमोक्रेसी को इंटरेक्टिव रखना है। डेमोक्रेसी सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती। 2 इलेक्शन के मध्य में इंटरेक्टिव भी होनी पड़ेगी, जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। जो लोग नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक विपक्ष बात की है, सुननी पड़ेगी। इसमें कोई नहीं बात ही सुन नहीं रहे है। हैं, अब विपक्ष की सुनते हैं राज्यसभा में तो ये गलती नहीं होती। विपक्ष की अगर सुनते 3 फॉर्म लास्ट पे तो ये गलती नहीं होती। पार्लियामेंट्री कमेटी की सुनते अगर ये वैक्सीनेशन वगैरह पे तो ये गलती नहीं होती। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है यार वैक्सीनेशन पे, कि वैक्सीन जो है प्रोटेक्शन उसको रैंप अप करो, और ये पिछले साल की रिपोर्ट है। तो बदकिस्मती ये है कि जब जैसे इंदिरा गांधी ये सोचना एक समय आ गया, वो सोचती थी कि दुनिया भर की दानिशमंदी उनके पास है, शी इज ए जीनियस, शी हैज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। जैसे ही कोई अपने आप को ऐसे आश्वासित कर ले तो फिर वो दूसरों की बात सुनना बंद कर देते। ये इंदिरा गांधी ने गलती की है, आज से हमको सीखना चाहिए। जी सर 2 और 2 4 आप भी होते हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए। देखिए, एक बात है जी बादल जी, जो हम सियासत में भाषा के संस्कार और अभिव्यक्ति की बात करते हैं। अगर आप देखें तो भारतीय राजनीति में आप देखें, अभी इंदिरा जी की बात जो विनोद जी कर रहे थे, 77 और 79 का इलेक्शन भी मैंने कवर किया है, और मैंने देखा है कि 79 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को लेके जिस तरह से दुष्प्रचार किया था, उस तरह से क्या क्या नहीं बोला गया उनके चरित्र को लेके, उनके स्वभाव को लेके, उनके अतीत को लेके, उनके खानदान को लेके, उनके परिवेश को लेके। तो मैंने कहा नहीं अभी जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जिन्हें मैं दोहरा नहीं सकता। इसके ठीक बाद 1989 के चुनाव में जब राजीव गांधी 89-90 का चुनाव हुआ और बोफोर्स का जब मामला हुआ, तो राजीव गांधी के लिए किस तरह से निंदनीय शब्दों का और भाषा का इस्तेमाल हुआ, ये जवाब प्रधानमंत्री को खुद बोला गया था। आप चुनाव दर चुनाव रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि कांग्रेस की ओर से, मैं बहुत खुल के साफ बात कर रहे हैं हम लोग, तो कांग्रेस की तरफ से उस तरह से दुष्प्रचार का उत्तर नहीं दिया गया शुरुआत में। और दुष्प्रचार का उत्तर क्यों देना पड़ता है? जो ममता बनर्जी का उदाहरण ताजा बंगाल में है कि जब सामने वाला फाउल गेम खेल रहा है तो आप क्या करेंगे? आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बनकर और गांधी जी बनकर घर में बैठ जाएंगे? अरे ममता बनर्जी को भी तो सियासत करनी है भाई, तो ममता बनर्जी भी उसी भाषा में उत्तर देना जानती है, ये हमको समझना होगा। सोनिया गांधी के लिए 2003-4 के इलेक्शन में कितना चरित्र को लेकर के स्तरहीन टिप्पणियां की गई कि हमें किसी भी सम्मानजनक भारतीय का सिर झुक जाए शर्म से, लेकिन उस तरह का उत्तर कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। ममता बनर्जी की तरफ से पहली बार आंखों में आंखें डाल के इस तरह, नहीं तो बंगाल निकल जाता था ममता बनर्जी के हाथ से, चुनाव आयोग भी हेल्प कर देता और ममता बनर्जी धरी की धरी रह जाती, बैठी रह जाती, अगर ममता बनर्जी ने उसी तरह से, उसी शैली में, उसी आक्रामकता के साथ, उसी भदेसपन से, उसी गंवारपन से अगर उत्तर नहीं दिया होता। जी तो विजय जी, मामला यह है कि हम आज जो अदालत लगाकर बैठे हैं उसमें हर्षवर्धन को बख्श देते हैं, और अकाउंटेबिलिटी तो अब किसी की है ही नहीं, छोड़ देना चाहिए सबको, क्योंकि प्रधानमंत्री सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं, और बाकी मंत्रिमंडल के सदस्यों की कोई जिम्मेदारी जवाबदेही है नहीं, इसलिए
ये बहस भी बेमानी हो जाती है। देखिए, बात विजय यह जी। है कि विजय तुम्हारे से पूछ रहे हैं, सॉरी। अच्छा, नहीं विनोद जी बोल रहे हैं, विनोद जी बोल देंगे उसके बाद, पहले आप बोलिए सर। मैं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी के पास ऐसे लोग थे उसके एडवाइजर्स में, who could call a spade a spade. बीएन बिशन टंडन इंदिरा गांधी का सेक्रेटेरिएट छोड़ दिए थे, सेंसर के। पीएन अक्सर को मैंने सुना है that a stage came when Indira Gandhi thought that she was Cleopatra. Indira Gandhi was behaving like Cleopatra, who couldn't see beyond her nose. ऐसे ऐसे एडवाइजर इंदिरा गांधी के रहे हैं। पार्थसारथी और मेनन, जो सीनियर मेनन, एमजी के मेनन टाइप जो लोग पंडित नेहरू के साथ थे, महानलोबिस जो पंडित नेहरू के साथ थे, वो उनको करेक्ट करते थे कई बार। आपको ऐसे एडवाइजर की जरूरत है। विनोद जी, मोदी के भी बहुत सारे एडवाइजर छोड़ के जा चुके हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, रह चुके हैं और सामने बोले उनकी बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मिश्रा जी से, ब्रजेश मिश्रा की अटल जी बहुत सुनते थे। वो दानिशमंद आदमी था, उसकी वो पॉलिटिकल फैमिली से आया हुआ आदमी था। डीपी मिश्रा के परिवार से था, डीपी मिश्रा के बेटा था उनका। वो उनकी बात सुना करते थे। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बोलने वाले तो हैं। अगर उनको कोई बोलने पे उत्साहित करे और सुनने वाले भी हों, तो ये मिलजुल के सरकार चलती है। भारत जैसा देश जो है, उस पे एक आदमी या एक गुट उसको सही से चला नहीं सकता, उसको आप उसको डिवॉल्व करना पड़ेगा। जी विजय जी, मेरा सवाल केवल इतना था कि हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, हमें कहीं तो अकाउंटेबिलिटी माननी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी। और हम मीडिया में हैं, जनता के सवाल हमको उठाने पड़ेंगे। तो हम एक सरकार से जब अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हैं, एक मंत्री से अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हैं, तो ये क्यों सवाल उठना चाहिए कि वो जिम्मेदार नहीं था, उसके पास अधिकार नहीं है, वो एक कठपुतली की तरह है, उसे सब कुछ जो प्रधानमंत्री कार्यालय से आता है मानना पड़ता है। इतनी सारी रियायत हम क्यों देना चाहते हैं इसको? नहीं, दो बातें हैं मुकेश जी। जितनी बहस हम लोगों ने की है, और जब आपने कहा कि वो कमजोर हैं, वो कठपुतली हैं, उन्हें नहीं माना जाता, तो ये निर्णय हमने सुनाया है। इसका मतलब हमने उनकी जिम्मेदारी तय की है। अलग अलग तरीके से फैसले लिए जाते हैं ना। जितने शब्दों का इस्तेमाल आपने किया, वो उसके लिए निर्णय लेने के लिए काफी है। और मीडिया को मैं इतनी भूमिका में मानता हूं हमेशा कि वो सवाल खड़े करता रहे। सत्ता को पसंद हो ना पसंद हो, हमें पसंद हो ना पसंद हो, सवाल खड़े करते रहे, निर्णय ना लें। निर्णय लेने का काम डेमोक्रेसी में जनता का है, और जनता जो है वो हमेशा जागरूक रहती है। वो 2004 में भी जागरूक रही, वो 2014 में भी जागरूक रही। तो वो फैसले अपने आप कर लेती है, हमसे ज्यादा ही समझदार है। लेकिन हमारे सवाल कभी नहीं रुकने चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, जावेद साहब की बात मुझे हमेशा याद आती है कि जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। तो मैं उतना करना चाहता हूँ। ये विजय जी, पत्रकारों में, मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों में और हर्षवर्धन में ज्यादा फर्क नहीं है आज के दिन। हमने देखा है सच्चाई को, ये यथार्थ को मानिए आप। इस यथार्थ को भी मानिए। आप सवाल पूछते रहे, पत्रकार कहाँ पूछ रहे सवाल भाई? हम और आप अभी पूछ रहे हैं ना। और ये भी डॉक्टर मुकेश जो है, उनके कर्मों के चलते, उनके कृपा के चलते हम पूछ रहे हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो बड़े बड़े चैनल हैं और जिनकी बड़ी बड़ी, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हमारे को तो खुद ही, मैं समझता हूँ मॉरली कोई अधिकार नहीं है कि हर्षवर्धन से बोले ठीक बात क्यों नहीं कह रहे। हम खुद अपनी बात नहीं कह रहे पूरी तरह से। और अगर हम अपनी बात कहते होते तो बात यहां तक नहीं बिगड़ती। जी एक भी आज के दिन रामनाथ गोयनका है, एक भी है रामनाथ गोयनका, बता दीजिए मुझे। विनोद जी, समय खत्म हो रहा है। बादल जी कुछ कहना चाह रहे थे।
मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं विनोद जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता था कि वास्तव में ठीक बात है कि राजनेताओं और मीडिया के लोगों में भी, हम में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। हमारे बहुत सारे एंकर्स देख लीजिए, वरिष्ठ नामी गिरामी पत्रकार देख लीजिए, एक ट्वीट कहीं एक अंतरिक्ष से किसी एक के पास टपकता है और हम देखते हैं कि सेम वही ट्वीट, वही भाषा बहुत सारे हमारे साथी टपका देते हैं। एक ही चेहरा बदल जाता है, लैंग्वेज वही होती है। हमने मंत्रियों के मामले में भी यही देखा है। हर्षवर्धन ने जो ट्वीट किया, या इससे पहले जो रामदेव प्रसंग हुआ था, उसने जब एक ट्वीट आया तो उसके बाद लगातार समर्थन में कुछ और ट्वीट आए। ट्वीट की ऐसा लगता है कि कहीं और से ये संचालित है, कोई ऐसा कंट्रोल रूम है जो कंट्रोल रूम उजागर नहीं हो रहा है और जिसने इस देश की सियासत को इस तरीके से बांट दिया है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि जब शिखर राजनेताओं को लगता है, टॉप पर बैठे राजनेताओं को लगता है कि किन्हीं वजहों से उनकी लोकप्रियता गिर रही है या उन पर चारों तरफ से उनके व्यवहार पर, उनके आचरण पर, उनकी भाषा पर उंगलियां उठ रही हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए चुप्पी साध लेते हैं और फिर इस तरह के ट्वीट जबरन अपने ही सहयोगी मंत्रिमंडल के लोगों से कराते हैं ताकि वो चर्चा में आ जाए और ये लोग समझें कि ये तो सारे मंत्री ही ऐसे हैं, इससे अच्छा तो हमारा प्रधानमंत्री ही बेहतर है। तो ये कई बार इस अंदरूनी आंतरिक षड्यंत्र जो होते हैं, जो पॉस्चर्स होते हैं राजनीति के, वो भी इस बात को मजबूर करते हैं कि ये मंत्रियों से ये ट्वीट कराए जाते हैं। ये तो कठपुतले नहीं, रिमोट पर चलने वाले खिलौने हैं। न कोई खेलता है, हम हैं खिलौने, न हारे हुए हैं न जीते हुए हैं। ये कुछ उस तरह की बात करते हैं। तो लेकिन अगर ठीक है, हर्षवर्धन की अपनी नैतिकता का सवाल है। मैंने पिछली बार भी यही बात कही थी, आज फिर भी दोहराना हूं क्योंकि समय हो रहा है कि अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अरे कुर्सी है, कोई तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। जी बादशाह आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, शायद ये एक राहुल गांधी ने एक गलती किया, जैसे ये बादल जी जो कह रहे थे, इतना मेहनत करके ये एक न्यूज़पेपर, आपने कहा बादल जी 65 एडिशन है क्या? हाँ जी, 65 एडिशन में इतना रिपोर्टर लेके एक एक करके गिनती किया है। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी का एक ही गलती है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स का बदले या न्यूयॉर्क पेपर के बदले अगर हिंदी अखबार को कोट करते तो मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट ज्यादा भी होता और मेरे ख्याल से मिस्टर ये जो हर्षवर्धन का पोल खुल जाता। भास्कर जो दैनिक भास्कर जो रिपोर्ट दे रहा है वो दो तीन स्टेट की दे रहा है, लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिया है वो पूरे देश भर के आंकड़ों का एक है, उसका महत्व दूसरा है। और वो केवल न्यूयॉर्क टाइम्स का नहीं है, उसमें 7-8 यूनिवर्सिटीज की टीम लगी हुई थी। वो तो है, उसकी तो वो महत्व उसका कहीं ज्यादा है। मंत्री वहां जाके वैक्सीन मांग रहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स इन्फ्लुएंशियल पेपर है अमेरिका का, उधर करो, बात हुई क्योंकि ये अच्छा अब विदेशी अखबार को बिलीव कर रहे हैं, अब देशद्रोही है, हमारे देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, इनका क्रिटिसिज्म हो जाए, ये बोल दो कि इस देश में लोग मर रहे हैं, उनके पास दवाई नहीं है, गैस नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो अगर ये कोई बोले तो देश बदनाम हो रहा है। अरे देश को बदनाम करने का सामान तो आपने इकट्ठा किया है, हमने थोड़ी किया है। बदनाम क्यों हो रहा है देश? क्योंकि आज के दिन सरकार बेबस लग रही है। वो जो 8-10 दिन थे, द इंडियन स्टेट विदर्ड, जैसे कि 84 में इंडियन स्टेट विदर्ड इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, बिल्कुल वैसा ही नजर आता दिल्ली में। उससे भी बदतर था क्योंकि उस वक्त तो लोग मारे जा रहे थे, यहाँ तो गैस के लिए लोग मर रहे थे, गैस के लिए, एम्बुलेंस के लिए, हॉस्पिटल बेड के लिए। देखिए, इससे हमको सबक सीखना चाहिए और सरकारें उतनी मजबूत होती हैं उतना उनका विरोध मजबूत होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल किसी भी सरकार को नहीं भूलना चाहिए। इंदिरा जी भूल गई थी तो उन्होंने उसका मुआवजा दिया। जी, समय खत्म हो रहा है विनोद जी, इसलिए बातचीत को हम रोकेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये सभा ये प्रस्ताव पारित करती है कि हर्षवर्धन से इस्तीफा नहीं मांगा जाना चाहिए, क्योंकि वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और अगर वो हट भी गए, कोई दूसरा हर्षवर्धन आया तो वो भी इसी तरह से व्यवहार करेगा, क्योंकि कोई दूसरा उनको चलाने वाला है, कोई दूसरा जिम्मेदार है। इसलिए अगर इस्तीफा मांगना है तो उसका मांगा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।